नमस्कार, मैं राणा यशवंत न्यूज़ इंडिया पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज़ मास्टर। सैल्मन मछली का जन्म मीठे पानी की नदी में होता है। बचपन नदी में बिताने के बाद वह बड़ी होकर समंदर में चली जाती है। वहाँ उसे भरपूर भोजन और ताकत मिलती है। जब वह पूरी तरह बड़ी हो जाती है तो वो एक खास मकसद से वापस उसी नदी को लौटती है जहाँ उसका जन्म हुआ था। यह सफ़र आसान नहीं होता। उसे तेज धारा के उलट तैरना पड़ता है। रास्ते में कई तरह के अड़चनें आती हैं, शिकारी जानवर भी होते हैं और बहुत थकाने वाली यह यात्रा होती है। फिर भी वो हार नहीं मानती और बार बार उछलकर रुकावटें पार करती हुई नदी तक जाती है, क्योंकि उसको अंडे देने होते हैं। नदी में वह अंडे देती है। नई जिंदगी उसकी देह से निकलती है। अंडे देने के बाद उसकी जीवन यात्रा पूरी हो जाती है और वो मर जाती है। इससे एक ही सबक है कि बड़ी मंजिल पाने के लिए, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए मुश्किल भरे रास्ते तय करने पड़ते हैं, लेकिन जो लोग जिम्मेदार होते हैं वो यह लड़ाई लड़ते हैं और अपने परिवार का ख्याल रखते हैं। परिवार का मतलब समाज भी है, देश भी है। और आज की तारीख में मुझे इस बात को कहने में बहुत तकलीफ हो रही है कि तीन बच्चियां इसलिए बालकनी से कूदकर जान दे देती हैं क्योंकि परिवार के भीतर उनको माता पिता की तरफ से जो लगाव जुड़ाव मिलना चाहिए नहीं मिलता है। अकेली हो जाती हैं और वो फिर एक गेम के कब्जे में आ जाती हैं, कोरियन गेम। जीवन का असली मतलब सिर्फ जीना नहीं होता है, अपनी जिम्मेदारियां निभाना भी होता है। और अब बात करते हैं उन 4 चैप्टर्स की जो न्यूज़ मास्टर में आगे आपको मिलेंगे। चैप्टर 1 में हम बात करेंगे दिल्ली में गायब होते हुए लोगों की। इस साल की शुरुआत में 27 दिनों के भीतर ही 800 से अधिक लोग लापता हो गए। बच्चे ज़्यादा हैं, बच्चियाँ, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, लड़कियाँ सब एकाएक गायब होते चले जा रहे हैं। लेकिन बहुतों का अब तक अता पता नहीं है। सवाल ये है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग गायब कैसे हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई नेटवर्क काम कर रहा है या फिर कुछ और। चैप्टर 2 में बात करेंगे बिहार के एक ऐसे गांव की जहां पूरे के पूरे गांव पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। कहानी क्या है, विवाद क्या है और इस पर राजनीति किस तरह से हो रही है, हर एंगल के साथ पूरी खबर देखिए आज मेरे साथ। चैप्टर 3 में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आज राज्यसभा के भीतर उन्होंने चुन चुनकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर आरोप लगाए, तथ्य गिनाए, आंकड़े रखे। मोदी ने जो बातें कहीं उसके मायने क्या हैं, अंदर की बात क्या है, यह भी आज हम देखेंगे। और चैप्टर 4 में बात होगी अरावली की। 800 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली को बचाने की बात तो हर कोई करता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा रखी है अरावली में खनन को लेकर के। बावजूद इसके हमारे कैमरे ने, न्यूज़ इंडिया कैमरे ने जो कुछ भी देखा है वो एक बड़ा सवाल है। अरावली को दिन दहाड़े कौन उजाड़ रहा है या लूट रहा है, यह भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले अब चैप्टर 1। देश की राजधानी दिल्ली और ईस्ट दिल्ली से सनसनीखेज खबर। नए साल के पहले महीने में 27 दिन की जो रिपोर्ट है वो हैरान करती है, चौंकाती है, डराती भी है, आम लोगों में खौफ पैदा करती है। जनवरी में 27 दिनों के अंदर 807 लोग लापता हो गए। इन लापता लोगों में 137 बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि 807 में से 235 लोगों को पुलिस ने ट्रेस कर लिया है, लेकिन अब भी 572 लोग अनट्रेस्ड हैं, लापता हैं। यानी कि उनके बारे में पुलिस को अभी तक कोई जानकारी नहीं है। ये कब तक मिलेंगे, घर लौटेंगे, नहीं लौटेंगे, मुश्किल है कहना। और सबसे हैरत की बात यह है कि इन लोगों में लड़कियां, महिलाएं ज़्यादा हैं। 807 लापता लोगों में 509 महिलाएं या लड़कियां हैं।
यानी कि एक साल के पहले महीने में हर दिन औसतन अगर आप देखते हैं तो 54 लोग गायब हो रहे हैं और हर 2 घंटे पर एक आदमी लापता हो रहा है राजधानी दिल्ली से। लेकिन ये आंकड़े वाकई में परेशान करते हैं। लापता हुए लोगों में सबसे ज़्यादा महिलाएं और लड़कियां शामिल हैं। असल में दिल्ली में लापता मामलों का यह सिलसिला कोई नई बात तो नहीं है पुरानी। बीते सालों में जिपनेट यानी कि जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क जैसे पुलिस डेटाबेस के आंकड़े बताते हैं कि 2016 से 2025 तक हज़ारों लोग लापता हुए हैं और उनमें से कई का आज भी पता नहीं चला। 2016 से 25 के बीच में दिल्ली में लापता लोगों की पूरी कहानी मैं आपको ग्राफिक्स के ज़रिए आगे समझाऊंगा। दिल्ली पुलिस में जो मामले दर्ज हैं उनसे यह बात सामने आती है कि नाबालिगों में लड़कियां जो 12 से 18 साल की हैं उनके लापता होने का अनुपात या संख्या अधिक है। इससे ये समस्या और गंभीर हो जाती है कि लड़कियों को उठा कौन रहा है। ये केवल रोज़मर्रा के खो जाने के मामले नहीं हैं। अगर मैंने बीते सालों के आंकड़े आपके सामने रखे हैं तो वो साल दर साल के भीतर है, लेकिन 27 दिनों के दरमियान 800 से ज़्यादा लोग गायब हो जाएं, ये पहली बार है। कुछ मामलों में अपहरण या दूसरे आपराधिक गतिविधियों का भी खतरा हो सकता है। देश की राजधानी में रोजाना 27 से ऊपर लोगों का लापता होना या 54 से ज़्यादा लोगों का लापता होना चिंताजनक बात है, सोचने के लिए मजबूर करता है और पुलिस प्रशासन के ऊपर एक गंभीर प्रश्न भी खड़ा करता है। जिन लोगों को पुलिस नहीं ढूंढ पाती है, दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक साल 2026 के शुरुआती 27 दिनों में 807 लोग लापता हुए, जिनका जिक्र मैंने ऊपर किया है, और 572 अब भी लापता हैं। यह बात भी मैंने आपको बताई। लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें उन लोगों की हैं जो लापता हैं, जिन परिवारों के भीतर अपने लोगों को खोजने की, ढूंढने की परेशानी है, मुसीबत है, उनकी नींद हलकान है। इन 807 लोगों में 616 बालिग हैं, 181 का पता चला, 90 पुरुष, 91 महिलाएं, जबकि 435 बालिग अब भी लापता हैं। नाबालिगों के 191 मामले सामने आए और उनमें से 48 बच्चों को ट्रेस किया गया, 29 लड़कियां और 19 लड़के, जबकि 137 नाबालिग अब तक बिना किसी सुराग के हैं। पिछले 11 सालों की अगर हम बात करें तो आंकड़े बताते हैं कि राजधानी दिल्ली से पिछले 11 साल में 5,559 बच्चे गायब हुए। उन बच्चों में 695 बच्चों का कोई सुराग मिल नहीं सका। दिल्ली पुलिस के डेटा के मुताबिक 2026 में पहले 27 दिनों में 8 साल तक के कुल 9 बच्चे गायब हुए, 8 साल तक के, और उनमें 6 लड़के थे। 3 लड़कों को अब ट्रेस किया जा चुका है, यानी कि 3 लापता हैं, और कुल लड़कों की बच्चों की तादाद देखें तो 6, जिनकी तलाश चल रही है। अगर हम 8 साल से 12 साल के बच्चों की बात करें तो 2026 के पहले 27 दिनों में कुल 13 बच्चे लापता हुए, और उन 13 में से सिर्फ 3 को ही ट्रेस किया जा सका, यानी कि उनका पता लगाया जा सका, जबकि 10 बच्चों का भी कोई अता पता नहीं है। 12 से 18 साल की उम्र के 169 बच्चे शुरुआती 27 दिनों में लापता हुए और 48 ही ट्रेस किए गए। बाकी 121 अभी तक बिना किसी सुराग के हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर मैं पिछले साल 2025 तक आपको ले जाऊं तो 18 साल तक के 5,915 बच्चे गायब हुए और उन बच्चों में से 4,424 ट्रेस किए गए। 1,491 लगभग 1,500 बच्चे लापता रहे। ये तादाद जो आपके सामने दिख रही है, बच्चे जो गायब होते हैं कहाँ जाते हैं, ये बड़ा सवाल है। अगर वो ट्रेस नहीं हुए, उनके बारे में कोई सुराग नहीं है, कोई सूचना नहीं है, तमाम तरह की पुलिसिया कोशिशों के बाद भी, तो फिर उन बच्चों को कहाँ ले जाया जाता है, यह अपने आप में एक माफिया है जो काम करता है बड़े सवाल की तरह है। और पूरी
जो हमारी व्यवस्था है, सिस्टम है, उसको चैलेंज करता है। 2016 से 2026 के बीच में, यानी कि 10 साल के दरमियान 60,694 बच्चे लापता हुए, 60,694, और उनमें से 53,763 ट्रेस किए गए, मगर 6,931 का कोई पता नहीं चला। मतलब गायब होने वाले बच्चों में 11% अनट्रेस्ड रह जाते हैं। यह आंकड़ा चौंकाता है। जो लोग गायब हो रहे हैं उनके परिवार पर क्या बीत रही है। न्यूज़ इंडिया के टीम ने उन परिवारों तक पहुंचने और यह जानने समझने की कोशिश की कि जो आदमी आपके घर से लापता हुआ, जो बच्चा गायब हुआ, वो किन हालात में हुआ, कैसे हुआ। और जब आप देखते हैं हमारी सहयोगी नैना शांडिल की रिपोर्ट, तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आती हैं और कई अंदेशे भी होते हैं। राजधानी दिल्ली में और देश भर में लोग गायब हो रहे हैं, लापता हो रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और इसके पीछे क्या राज है, वो लोग क्यों लापता हो रहे हैं, अभी तक इसका वजह सामने नहीं आया है। इसी सिलसिले में हम वजीरपुर में पहुंचे हैं और हमारे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद है जिनके घर से इनके भाई पिछले कुछ दिनों से लापता हैं। कब निकले, कहाँ गए, कैसे गए, ये सब कुछ हम जानेंगे। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम इंशा है और मैं इधर रिजी कॉलोनी में रहती हूँ। ठीक है, मेरा जो भाई है वो 30 जनवरी से गायब है, जो कि 1 बजे घर से निकला था। हमें लगा कि वो दादी घर जाएगा, क्योंकि दादी घर का ही मैटर चल रहा था कि वो जिद कर रहा था दादी घर जाने की, कि मैं दादी घर जाऊंगा। बट मैं मेरा बिजी शेड्यूल के कारण मैं लेकर नहीं जा पा रही थी। तो वो मेंटली डिस्टर्ब है एक तो वो ज़्यादा ही एग्रेसिव हो गया था इसके कारण। तो मैं अपने बड़े भाई को कॉल करने लग गई कि ये दादी घर जाने की बोल रहा है। तो इतने में उसने सुना और वो निकल गया। अब हमारा अंदाज़ा ये था कि वहाँ पर तक पहुँच जाएगा। मैंने अपने पापा को इत्तला कर दिया था कि पापा वो निकल गया है, आप देख लेना, वो पहुँच रही होगा। तो पापा घर पर ही थे, वो देख भी रहे थे, रास्ते में भी चेक करा उन्होंने, बट वो रास्ते में भी नहीं मिला, दादी घर पहुँचा ही नहीं वो। ये कब की घटना है? ये 30 जनवरी 1 बजे की घटना है, 1 बजे के बाद की। तो मतलब घर से नाराजगी, कोई किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ था? नहीं, लड़ाई झगड़ा तो कुछ नहीं हुआ। बस उसको अगर एग्रेसिव नेचर है, मेंटली डिस्टर्ब है, तो बस उसको अगर बिल्कुल भी ना कर दो ना, और वो काफ़ी दिनों से जिद कर रहा था, तो इसके कारण ये सब हुआ बस। आप लोगों को किसी पर शक? नहीं, शक तो किसी पे नहीं है, लेकिन आप ये देख सकते हो कि दिल्ली में कितने केसेस गायब लापता के हो रहे हैं, मतलब आ रहे हैं। तो क्या पता कि किडनैपिंग का केस हो, क्योंकि आज 6ठा दिन हो गया है मेरे भाई को ना मिले हुए। तो इनका कहना है कि इन्होंने कंप्लेंट किया है और ये मुझे दिखा रही हैं, ये कंप्लेंट की ये कॉपी है जो हम आपको ऑन कैमरा भी दिखा रहे हैं। इन्होंने कंप्लेंट किया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई भी पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई है। और 30 जनवरी से इनके भाई गायब हैं, लड़का गायब है, उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला है कि वो लड़का कहाँ गया, कहाँ है, कैसे लापता हुआ। और ये बेहद ही गंभीर समस्या है। लगातार जिस तरह से लापता होने की खबरें सामने आ रही है, और हम इस वक्त जहां पर मौजूद हैं, ये फैमिली है, ये उनकी बहन है, इनका कहना है कि 30 जनवरी से इनके भाई गायब है। इन्होंने कंप्लेंट भी किया है, उसके बावजूद भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और कोई भी सुराग नहीं मिला है। हालांकि अब देखना होगा कि कब तक कार्रवाई होती है, और लगातार हम भी देख रहे हैं और प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहे हैं कि इस खबर का असर हो, और जो भी लोग लापता हैं या फिर हो रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है, कहाँ जा रहे हैं, ये जो समस्या है इसका समाधान किया जाए। न्यूज़ इंडिया कैमरामैन सचिन के साथ मैं नैना। जाहिर है गायब होने वाले लोगों की जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर आती है पता करने की, और वो घर लौटें यह सुनिश्चित करने की। पुलिस क्या कहती है, अली शुरर हमारे सहयोगी अब आपको बता रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से इन दिनों डराने और परेशान करने वाली खबर लगातार चर्चाओं में है, क्योंकि पिछले 1 माह के अंदर 807 लोग राजधानी दिल्ली से लापता हुए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने
जो मिसिंग एप्लीकेशनें थी उसके आधार पर 235 लोगों को ढूंढ भी निकाला है, लेकिन 616 लोग अभी भी दिल्ली पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, जिनमें से 137 नाबालिग भी हैं। 137 नाबालिग में बच्ची और बच्चे शामिल हैं। आखिरकार वो कहाँ गए, ये एक बेहद गंभीर विषय बन चुका है, जिसको लेकर कि दिल्ली पुलिस के कोई भी अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। और अगर बात की जाए साल 2015 से साल 2026 यानी 11 साल के अंदर यह आंकड़ा बेहद चौंकाने और डराने वाला साबित हुआ है, क्योंकि 5,559 बच्चे इस 11 साल के अंदर लापता हुए हैं, जिनमें से सिर्फ दिल्ली पुलिस 559 बच्चों को ही ढूंढ पाई है। यानी कि अभी भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो तलाश करने की ज़रूरत है, लेकिन अभी भी दिल्ली पुलिस के हाथ खाली हैं। ये दावा किया जा रहा है कि पुलिस अपना काम कर रही है। जो भी देश भर से लोग राजधानी दिल्ली घूमने आते हैं, उनमें जो मिसिंग हुए हैं उसको लगातार दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन 11 साल का आंकड़ा बेहद डराने वाला है। 11 साल के अंदर वो बच्चे जो गायब हुए हैं, उनके परिवार वाले आज भी इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस उनके बच्चों को ढूंढकर निकालेगी। दिल्ली में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। ये भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस में अपराधों की निष्पक्ष एवं पारदर्शी रिपोर्टिंग की नीति अपनाई जाती है। लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट न केवल स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई जा सकती है, बल्कि ऑनलाइन माध्यम से अथवा ERSS 112 के माध्यम से भी दर्ज कराई जा सकती है। हमारे निर्धारित SOP के द्वारा दिल्ली पुलिस इन सभी मामलों में लापता व्यक्तियों का तुरंत से तुरंत पता लगाने का प्रयास करती है, जिसमें लापता बच्चों के मामले को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। अब मैं आपको आंकड़ा दिखा रहा हूं पिछले कई वर्षों का, सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपको अंदाज़ा हो कि जो लोग अपने घरों से निकलते हैं और फिर लौटते नहीं, उनके घर में तो लगातार वो परेशानी रहती है, उनकी चिंता रहती है, लेकिन जिस तरीके से वो गायब होते हैं और जहां ले जाए जाते हैं वो एक नेक्सस है। उस नेक्सस के बारे में मैं पहले बताऊं, उससे पहले आपको यह ग्राफिक्स दिखाना चाहता हूं। आप देखिए 2016 में अगर मैं इधर आ जाऊंगा तो आपको 11,342 पुरुष और 12,067 यानी कि 23,000 लोग दिल्ली से गायब हुए, 23,000। और 2017 में यह आंकड़ा था 22,000। 2018 में 10,000 पुरुष और 13,272 महिलाएं हैं और ये 23,000 है, 24,000। अगर आप 2020 में आते हैं तो 2020 जो है इन सब में सबसे सुकून देने वाला आंकड़ा देता है 17,944 यानी कि 18,000 के आसपास। तो बाकी सालों के मुकाबले 2019 में जो लोग गायब हुए दिल्ली से वो कम थे। और 21 में 21,000, फिर 23,000, 24,000, 24,000, 24,000। औसतन आप देखते हैं तो 23,000 से ज़्यादा लोग हर साल दिल्ली से गायब होते हैं। ये लोग कई कारण होते हैं, आर्थिक दबाव, बेरोजगारी, पारिवारिक विवाद, मानसिक तनाव, लेकिन मानव तस्करी एक बहुत बड़ा कारण है और एक नेटवर्क नेक्सस काम करता है। 2016 से 2020 के बीच का ये आंकड़ा आपके सामने है। और कभी भी दिल्ली में जो लोग गायब होते हैं इनको ट्रेस करने के लिए दिल्ली पुलिस जितने जुगत जुगाड़ करती है, ये बड़ी तादाद जो आप देख रहे हैं 20,000, 23,000, 24,000, ये इसलिए गायब रहते हैं क्योंकि यह जब जाते हैं तो एक नेक्सस, एक नेटवर्क उसके शिकंजे में रहते हैं। और ये जो लोग हैं इनको ट्रेस किया गया है। तो 2016 से लेकर 2020 के बीच में पता जिन लोगों का चला, यानी कि 20,000 लोग, अगर 23,000 लोग गायब हुए तो 20,000 ट्रेस किए गए, अगर 22,000 गायब हुए तो 19,000 ट्रेस किए गए, 18,000 ट्रेस किए गए, 20,000 ट्रेस किए गए। आप यह देखिए कि लगभग 80% से ज़्यादा लोग ट्रेस तो हो जाते हैं, लेकिन वो 10-15% लोग जिनके बारे में कोई अता पता नहीं चलता है, कोई सुराग उनका नहीं मिलता है, दरअसल
उनकी ज़िंदगी को किसी दूसरे रास्ते पर डाल दिया जाता है और वो माफिया है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है। बच्चों को, लोगों को अपाइज करके भीख मंगवाना, सड़कों पर, चौराहों पर भीख मंगवाना, ढाबों पर काम करवाना या गैर कानूनी धंधे में उनको धकेल देना, यह सब जो है ये अनट्रेस लोग हैं और यह सब कुछ जो होता है उसी गैंग के ज़रिए होता है। और पूरे देश में यह गैंग काम करता है, उसका आपस में एक नेटवर्क है। इसके बारे में कई बार खुलासे होते रहते हैं, कई बार जानकारी आपको मिलती रहती है कई ज़रियों से। लेकिन बहुत सारी बच्चियां और बहुत सारे बच्चे, ख़ास करके जब आप झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में जाते हैं, दिल्ली की बात छोड़ दीजिए, तो बहुत सारे परिवार आपको मिलेंगे जो अपने बच्चे का इंतज़ार कर रहे हैं। उनके पास कोई गया कि आपके बच्चे को या बच्ची को लेकर के हम जा रहे हैं, हम दिल्ली, सूरत या मुंबई लेकर के जाएंगे, 2000-3000 रुपये आपको हर महीने आ जाएंगे, बच्चा या बच्ची आपका काम करेगा। लेकिन न पैसा आया, न बच्चा या बच्ची लौटा और वो परिवार लगातार अपने बच्चे के लिए राह तकता रहता है। बच्चा कभी लौटता नहीं है। कभी कभार किसी की किस्मत ठीक रही और वो लौट गया तो जो कहानी सुनाता है वो रोंगटे खड़े करने वाली होती है। इसलिए गायब होने वाले लोगों के साथ जो कुछ भी होता है वो बड़ा सवाल है। अब अगला चैप्टर और बात करते हैं बिहार, दरभंगा। यहाँ एक गांव है, उस गांव का नाम है कुशेश्वर स्थान, बल्कि कुशेश्वर स्थान। यहाँ 1, 2, 10 नहीं बल्कि लगभग 200 लोगों पर SC/ST एक्ट लगा दिया गया है। केस में जिन 70 लोगों का नाम साफ तौर पर लिखा गया है वो ब्राह्मण है जाति से। 130 से 140 दूसरी जाति के लोगों पर भी FIR दर्ज की गई है। गांव के ही एक दलित परिवार ने आरोप लगाया कि घर के निर्माण में, यानी घर बनाने के दौरान जो मजदूरी की गई वो 2.5 लाख रुपए की रकम बनती है, उसका भुगतान नहीं किया गया। इसको लेकर 30 जनवरी को पंचायत भी बैठी थी, लेकिन मामला नहीं सुलझा और इसी बात को लेकर 31 जनवरी को दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई और फिर मारपीट की घटना सामने आई। गौर करने वाली बात यह है कि 30 जनवरी को ही ब्राह्मणों की तरफ से पुलिस में शिकायत भी की गई, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। SC/ST समुदाय के लोगों ने शिकायत में जातीय गालियों और धमकी देने का भी आरोप लगाया। और हैरत की बात यह है कि कई ऐसे नाम भी FIR में डाले गए जो सालों से गांव में रहते ही नहीं हैं, जिसके बाद मामला और विवादित हो गया। गांव में अतिरिक्त पुलिस की तैनाती कर दी गई है और किसी भी प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति ना बने इसकी खातिर पुलिस वहां सतर्क है। लेकिन मामला सेंसिटिव है, संवेदनशील है और सबूतों के आधार पर ही गिरफ्तारी होगी। गांव के लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक आर्थिक विवाद था, लेकिन इसे जातीय रंग देकर पूरे समुदाय पर मुकदमा कर दिया गया। कई लोगों ने FIR में शामिल किए गए नामों पर ऐतराज़ किया है, आपत्ति जताई है और आरोप यह है कि बिना जांच के सामूहिक रूप से नाम FIR में डाल दिए गए। अब सवाल क्या है, ग्राफिक्स में आपको दिखाना चाहता हूं और यह जो SC/ST एक्ट है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि इस मामले पर मैं आऊं। भेदभाव, अगर कुछ जाति विशेष जो SC/ST के तहत आते हैं, भेदभाव अगर आप करते हैं, उनके साथ हिंसक बर्ताव करते हैं, जातीय या जाति सूचक गालियां देते हैं, तो इनको रोकने वाला जो कानून है उसको हम SC/ST एक्ट कहते हैं। जाति के आधार पर अपमान, शोषण और सामाजिक बहिष्कार जैसे अपराधों को रोकने और पीड़ितों को इंसाफ दिलाने का प्रावधान जो कानूनी है, पीड़ितों को मुआवजा दिलाने की व्यवस्था जो कानूनी है, उसको हम SC/ST एक्ट के तहत लाते हैं या उसका जिक्र करते हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसी कानून के दुरुपयोग को लेकर के एक ऑब्जर्वेशन दिया था, आदेश भी कह सकते हैं, कि सिर्फ गाली दे देने भर से SC/ST एक्ट लागू नहीं होता है। इरादा साबित होना चाहिए और आपके बयान में जाति सूचक शब्द होने चाहिए। आप किसी आदमी की जो SC/ST
जातियों या वर्ग के भीतर आता है, उसके रंग को लेकर के, जन्म को लेकर के, जाति को लेकर के अपमानजनक बातें कहते हैं, गालियां देते हैं, तो आपके खिलाफ वो कानून लागू तो होता है, लेकिन जिस तरीके से इस कानून का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि सिर्फ गाली गलौज से SC/ST एक्ट लागू नहीं होता है। आपको उस तरह के बयान या उस तरह की टिप्पणी जो बहुत भद्दी और भयानक होती है, अपमानजनक होती है, वो अगर आपने दी है तो फिर आपके खिलाफ मामला बनता है। सुप्रीम कोर्ट का यह एहतियाती जो आदेश था वो बताता है कि देश में इस कानून को लेकर के दुरुपयोग कहीं ज़्यादा हो रहा है। 2023 की रिपोर्ट SC/ST एक्ट के तहत दर्ज जो मामलों की है वो कहती है कि 9 से 10% मामले फर्जी हैं, 10% मामले फर्जी हैं। अगला ग्राफिक्स PCR अगर चलाएंगे तो मैं आपको अपने दर्शकों को बता पाऊंगा। 2015 में लोकसभा में सरकार ने बताया था कि कुल दर्ज मामलों में लगभग 8,900 मामले फर्जी थे। अब इस पूरे मामले में 2015 में लोकसभा में सरकार ने बताया कुल दर्ज मामलों में लगभग 8,900 फर्जी थे। अगला ग्राफिक्स, अब आप ये बयान सुन लीजिए। पहले जांच होनी चाहिए, यदि वैसा कुछ है तो उसको एक्सक्लूड किया जाना चाहिए, मैं इस बात का पक्षधर हूं। लेकिन यदि लॉ एंड ऑर्डर कोई हाथ में लेता हो या यदि आंदोलन और क्रांति का मामला है तो ऐसे में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हो सकता है कि लॉ से ऊपर होकर भी कुछ होता है। अगर ऐसी बातें हैं तो निश्चित तौर पर हम आपके द्वारा कहेंगे भी कि उस चीज़ को हम लोग SP साहब DI से बात करेंगे। जो गलत होगा उस पर कार्रवाई होगी, जो गलत नहीं होगा उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। वो आवेदन जमा करे जो लोग नहीं थे तो निश्चित तौर पर जांच होगी, लोग बचाया जाएगा। कैसे वो फंसेंगे? कोई भी FIR होगा तो उसकी जांच होगी। ऐसा नहीं है कि बिना जांच किए हुए कोई कार्रवाई हो जाएगा और कोई पनिश्ड हो जाएगा। और इस मामले में जब देश के सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है तो इस पर बहुत है तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। देखिए, जहां मुकदमा होता है तो फर्स्ट जो FIR होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, उसके आधार पर पुलिस प्रशासन सुपरविजन करती है। सुपरविजन में जो सत्ता पाया जाता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, तो उस आधार पर कार्रवाई होती है। तो अब तो उसका जांच करेगा पुलिस ना, ये पुलिस विभाग का काम है। जो घटना सत्य क्या है या झूठा क्या है उस कानून बनाए जाते हैं व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपराध को रोकने के लिए, अराजक स्थितियों को टालने के लिए या ख़त्म करने के लिए। लेकिन जब कानून का दुरुपयोग शुरू हो जाता है तो फिर कई बेकसूर लोग उसका खामियाजा उठाते हैं, और हमारे देश में हर कानून के साथ ऐसा ही होता है। अब अगला चैप्टर 3, और बात करेंगे आज प्रधानमंत्री के उस संबोधन की या भाषण की जो उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दिया राज्यसभा के भीतर। और उन्होंने ये कहा कि मैंने देश को बनाया है, कांग्रेस नागरिकों के लिए, देश के लोगों के लिए हमेशा से समस्या रही है। लगातार वो कांग्रेस के ऊपर हमलावर रहे, कांग्रेस की पिछली सरकारों से लेकर के आज जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी तक पर। और उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के शासन में बिजली नहीं थी 18,000 से अधिक गाँवों में, जब हम आए तब जा कर के वो रोशनी आई। आबादी को कांग्रेस की सरकारें बोझ समझती रहीं, हमने उसको एक शक्ति के रूप में लिया। 20 साल से असम में पुल नहीं बना था, उस पुल को हमने बनाया। मोहब्बत की दुकान चलाने वाले यानी कि राहुल गांधी पर वो तंज कस रहे थे, वो कहते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। दरअसल हम देश को तरक्की के रास्ते पर ला रहे हैं, निर्णायक फैसले ले रहे हैं, देश में एक बेहतर माहौल विकास को लेकर के बन रहा है, और यह सारी बातें चुभ रही हैं, इसलिए नारे लगते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ भी कहा, पहले आप यह बयान सुनिए। हमारी सोच ये है, हमारी सोच ये है कि 140 करोड़ देशवासी ये इतने सामर्थ्यवान हैं कि वे चुनौतियों को समाधान दे सकते हैं। ये हमारी सोच है, हमारा भरोसा है देशवासियों पर, उनके सामर्थ्य पर हमारा भरोसा है।
और यही लोकतंत्र की भी सच्ची ताकत होती है। लेकिन कांग्रेस देशवासियों को ही समस्या मानती है। अब मैं इनका इतना बोल करके छोड़ दूंगा तो आज पता नहीं रात को उनको नींद नहीं आएगी और गालियां कल कैसी दे उसका प्लानिंग चलेगा। लेकिन मैं उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं किस प्रकार से लोग सोचते थे देशवासियों के लिए। देश के लोगों के बारे में नेहरू जी और इंदिरा जी की सोच क्या थी, मैं उसके विषय में बताना चाहता हूं। इंदिरा जी एक बार ईरान गए थे और ईरान में वो भाषण दे रही थी और उस भाषण में उन्होंने नेहरू जी के साथ जो बातचीत हुई थी उसका उल्लेख किया। खुद ने कहा है, उन्होंने कहा, और मैं जो इंदिरा जी ने कहा था उसको कोट कर रहा हूं, जब किसी ने मेरे पिताजी से पूछा, यानी नेहरू जी से पूछा कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया था 35 करोड़। नेहरू जी ने जवाब दिया था कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, बोले 35 करोड़। उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी 35 करोड़। हमारी सोच यह है कि 140 करोड़ देशवासी ये इतने सामर्थ्य। नरेंद्र मोदी आज लगातार हमलावर थे। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस बात को उन्होंने अपनी बात का सेंट्रल पॉइंट बनाया और इसके आसपास उन्होंने कांग्रेस की सरकारों और अपनी सरकार की बेहतरी यानी कि उसकी जो सफलता है उसको बुना था। एक बहुत ही वेल निट भाषण था और वह भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा भाषण जिसके लिए वो जाने जाते हैं कि लोगों पर असर होता है उनके कहे का। अब आप यह सुनिए। एक तरफ देश के युवाओं के लिए मजबूत जमीन तैयार कर रहा हूं तो कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम करवा रही है। और मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती हो? ये कौन सा संविधान से उन्होंने सीखा है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने की बात करते हो? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? क्या ये मानवता का अपमान नहीं है? क्या ये सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं का अपमान नहीं है? और उनको इसका कोई खेद नहीं है। तैयारी और तेवर के लिहाज से मोदी का यह भाषण धारदार था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने कई बातें गिनाई। उन्होंने कहा कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमने 18,000 से ज़्यादा गाँव में रोशनी लाई, यानी कि वह गाँव अंधेरे में डूबे हुए थे। मोदी तेरी कब्र खुदेगी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमने आर्मी को सारे साधन संसाधन गोला बारूद दिए, हमने ख़जाना खोला, हमने 2 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स देश में शुरू करवाए। एनपीए जो कभी बेइंतहा होता था आज की तारीख में 1% हो गया है। बीएसएनएल जिसको लेकर के पहले चुटकुले कहे जाते थे, आज वो एक स्वदेशी 4G इंस्टीट्यूशन है या संस्थान है। हमने 370 हटाया इसलिए कहते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। नॉर्थ ईस्ट में हमने शांति स्थापित की, सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर किया, ऑपरेशन सिंदूर हमने किया और यह सब बातें इनको पचती नहीं है इसलिए कहते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी।
उनकी जो विरासत है उस लिहाज से उनको लगता है कि मुझे इस कुर्सी पर होना चाहिए जहां मैं बैठा हूं, और यह बात उनको खलती है। यानी कि राहुल गांधी को और नरेंद्र मोदी के इस भाषण में लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस निशाने पर रहे और वो अपनी सरकार की कामयाबियां गिनाते रहे। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों के भीतर दुनिया के तमाम देशों के साथ 9 बड़ी डील्स हमने की हैं। उसमें उन्होंने यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ जो ताज़ा डील है उसका भी जिक्र किया। कहा कि हमारे यहाँ देश की तरक्की के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट डील्स होती हैं, लेकिन कांग्रेस की डील की जब भी बात आती है तो बोफोर्स का जिक्र होता है। मोदी आज राज्यसभा में थे, लोकसभा में उनको कल अपनी बात रखनी थी, लेकिन जो उनकी कुर्सी है उसके आसपास कुछ महिला सांसद जाकर के खड़ा हो गई थी, इसलिए वो नहीं आए। और लोकसभा स्पीकर ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री को फ़ोन करके बता दिया था कि आप मत आइए, क्योंकि स्थिति जो है वो आपके बैठने और वहाँ से बैठ करके अपनी बात रखने के लिए अनुकूल नहीं है। अब आगे चलते हैं। राजस्थान, अरावली, दिल्ली से लेकर के गुजरात तक 800 किलोमीटर लंबी यह जो सबसे पुरानी पर्वतमाला है उसको लूटा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद और अरावली का रख रखाव किया जाए, अरावली उत्तर भारत के लिए बहुत आवश्यक है। यह जानकारी सबके पास होने के बावजूद अरावली में अवैध खनन चल रहा है। माफिया लगातार अपनी गाड़ियां लगाए हुए है, जेसीबी मशीन लगाए हुए है, और जिन इलाकों में मनाही है उन इलाकों में इन गाड़ियों की आवाज़ गूंजती है और पत्थर काटे जाने की आवाज़ आती है। दूर से भी आवाज़ आप सुन सकते हैं। जो लूट रहे हैं न्यूज़ इंडिया पर आप अब उनको देख रहे हैं। यह पूरा का पूरा जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है वो न्यूज़ इंडिया के ज़रिए हम देश तक पहुंचाना चाहते हैं और यह बताना चाहते हैं कि अरावली जो थार रेगिस्तान को बढ़ने से रोकती है, अरावली जो पश्चिम से आने वाले तूफ़ान को रोकती है, अरावली जो उत्तर भारत में मानसून और मौसम के लिए बहुत ज़रूरी है, उस अरावली को चीरा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, तबाह किया जा रहा है। और यह बिना नेक्सस के, ऊपर के समर्थन के संभव ही नहीं होता है। ये एक साठगांठ है जो चलती है। अरावली के सौदेबाजों का एक एक सबूत न्यूज़ इंडिया आपको अब दिखाने जा रहा है। नियमों की धज्जियां उड़ा करके अरावली बेचने वाले ये कौन से लोग हैं, यह भी हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ इंडिया के कैमरे पर अरावली के सौदेबाज कैद हो गए हैं, उनकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कानून कहता है अरावली में खनन गुनाह है, लेकिन रात के अंधेरे में सौदे होते हैं और वह सब कुछ होता है जिसकी मनाही कानून करता है। फ़ोन पर खनन की खुली डील होती है। राजस्थान सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी रहती है। सवाल ये है कि किस किस शह पर अरावली में खनन का यह खेल या खुल्लम खुल्ला खेल चल रहा है। कोर्ट के आदेश के बावजूद अरावली के सीने पर चलती मशीनों की पूरी कहानी आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, तस्वीरों के ज़रिए बताने जा रहा हूं। एक सबूत न्यूज़ इंडिया आपके सामने रखने जा रहा है किस तरीके से अरावली तोड़ी जा रही है, लूटी जा रही है। खनन में काहे सुधार नहीं हो रहा है? खनन में काहे सुधार? मैंने आपको कहा कि हर प्रकार के अपराध में भारी कमी देखने को मिली है, और जहां तक आप खनन का विषय उठा रहे हैं उसमें भी नीतिगत निर्णय लेकर के जो अवैध खनन करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ये जयपुर से 15 किलोमीटर महज दूर है। मैं कवर करके लाई हूँ। तस्वीरें ये हैं कि पत्रकार कवर करने जा रहे हैं, गाड़ियों का नंबर नोट कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि तस्वीर में सुधार आया। कांग्रेस ये कह रही है बीजेपी के समय हो रहा है, बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस के समय से तो बड़ी तस्वीर जो है अभी साफ सुथरी हो गई है। तो सवाल जो जनता का जवाब नहीं मिल, मैं आपको ये कह सकता हूं कि हमारी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होकर के काम कर रही है। जनता के हर विषय को संज्ञान में लेकर के उसका समाधान करने का काम कर रही है। और यही कारण है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब 35 लाख करोड़ के एमओयू होते हैं तो 8 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर आ जाते हैं। कांग्रेस के राज में 12 लाख करोड़ के एमओयू होते हैं, 28,000 करोड़ के ही एमओयू धरातल पर आ पाते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का विकासोन्मुखी जो विजन है उसके तहत हम काम करते हुए राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने का संकल्प पूरा। हमारे साथ राज्य गृह मंत्री जवाहर सिंह बेडम, मैंने इनसे एक प्रश्न किया बहुत विनम्रता पूर्वक। ये कह रहे थे कि कांग्रेस में कानून प्रक्रिया का जो ढांचा था वो गड़बड़ाया था, चरचराहट थी उसमें।
बीजेपी ने इस पर काम किया है, इस तस्वीर को सुधारा है। जब मैंने ये पूछा कि बीजेपी में खनन की तस्वीर क्यों नहीं सुधर रही है, क्योंकि मैं ये कवर करके लाई थी, मैंने इशारा किया, मैंने दूरी बताई कि राजधानी से महज 15 किलोमीटर दूरी पर खनन हो रहा है, तो कह रहे नहीं, बहुत व्यवस्था जो है सुधार ली गई है, बीजेपी में नहीं हो रहा। आंकड़े गिना रहे थे, मुझे कह रहे थे कि कांग्रेस के समय पर जिस तरह हो रहा था, अभी हमने बड़ा काम किया। और मतलब सबसे हास्यास्पद बात यह है कि इस मुद्दे को लेकर सदन में आवाज़ें उठाई जा रही हैं। मेरा सवाल केवल इतना है कि ये आवाज़ें जो सदन में उठती हैं, सदन के परकोटे की दीवारों तक ही क्यों सीमित रह जाती हैं? इन सवालों के जवाब जनता को क्यों नहीं मिलते, पत्रकारों को क्यों नहीं मिलते? न्यूज़ इंडिया आपसे ये जानना चाहता है कि जब हम आपसे ये पूछ रहे हैं बहुत सीधे सरल तरीके से कि खनन पर क्या कर रही है बीजेपी, तो सीधे तौर पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आप कि भैया ये हमारा रिकॉर्ड है और ये देख लीजिए। बहरहाल इस प्रश्न के साथ में और ढेर सारी तस्वीरें राजस्थान के अलग अलग हिस्से से हम आपको दिखाएंगे। न्यूज़ इंडिया के साथ सपना शर्मा, जयपुर। हमारी सहयोगी सपना की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, साहसिक रिपोर्ट है। और यह बात सही है कि जो विधानसभाएं होती हैं, संसद होती है, उसके परिसर के दायरे में सवाल रह जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियां वहीं तक पूरी कर ली जाती हैं, बाहर जहां व्यवस्थागत मामले होते हैं असर दिखता नहीं है। जयपुर से 15-17 किलोमीटर के फासले पर अरावली में खनन चल रहा है, खुल्लम खुल्ला खेल चल रहा है। क्या सरकार को, सरकार से जुड़े लोगों को, अधिकारियों को पता नहीं होगा? ऐसा मान करके आप अपनी समझ पर ही सवाल खड़ा कर लेते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब खनन माफिया के साथ जो बातचीत हुई है, उस बातचीत को सुनाना चाहता हूं। ये बहुत बड़ा सबूत है इस बात का कि माफिया लगातार अरावली के भीतर घुसा पड़ा है, वो खनन कर रहा है, अरावली तबाह हो रही है। और वो पर्वतमाला जो भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, वो पर्वतमाला जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या हाल है सेठ जी? क्या पोजीशन है? क्या पोजीशन है? पत्थर वत्थर निकल रहा है कि बंद हो गया बिल्कुल ही आपके? तो नहीं, जैसे लीज वाला ही आ रहा है या क्या वो अवैध भी? अवैध ही आ रहे हो, बताओ ना। अच्छा, तो वहाँ चालू कर ले काम फिर। अपने पुष्कर ही आ रहा है कोई काम? चल लो ना। क्या रेट पड़ेगी डंपर की? पुष्कर कहाँ पाएगा? पुष्कर तिलोरा और उधर मान लो, देखते हैं। अभी वहाँ तो बंद कर रखा है ना, हमारे इधर तो बजरी सब बंद कर रखा है। किधर कर रखे हैं? बजरी आ कहाँ रही है वहाँ पे? आप जो भी होगा सब आ रही है ना, कहाँ से वो भी चालू है। अगर हम ये करेक्टर वाले एम सैंड नहीं है क्या? एम सैंड ही मंगा रहे हैं यार। एम सैंड प्लास्टर में थोड़ी ना काम आती है। तो सुनाई तो काम में ले लेना भाई साहब। नहीं, वो तो हो गया काम, अब तो प्लास्टर का ही बचा अपना 90%। तो मैं आपके डायरेक्ट वहीं पे खाली करा देंगे एक गाड़ी बजरी की। आप अजमेर आओगे क्या? अजमेर में तो नहीं आया, कल आऊंगा। बताओ कल आओगे ना, मैं कैंपुल दिखाऊंगा भाई साहब। एक नंबर बजरी आ रही जाजपुर से, कोटड़ी जाजपुर से। क्या रेट में आ रही है? वो 1000 रुपए टन आ रही है। ठीक है। बाकी ये जो ला रहे हैं 6 चक्का वाले, ये 10 चक्का वाले, वो तो वहाँ तो लीज हो गई ना, तो वहाँ तो रवाना वाली आ रही होगी, जहाजपुर वाली। तो बजरी वहाँ से रवाना वाली आ रही है, एक नंबर में आ रही है बजरी। और यहाँ पे बजरी सही नहीं है, ये क्या मिला मुल्लू के लेटा से भटकता है। नहीं तो यहाँ तो हमारे इधर तो चौकी बिठा देना यार, वहाँ पे बाडी घाटे में। तो अपने उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना भाई साहब। जैसे चौकी की तो वो तो छोटा छोटा आवा पे खाली हो जाएगी, करा देंगे वो तो बजरी। चलो ठीक है। ठीक है बेटा। और पुलिस का कोई थोड़ी ना इसमें लफड़ा पड़ा माइनिंग वालों का? वो यार वहाँ नहीं है लफड़ा हमारा तो किसी का भी लफड़ा ना, तो माइनिंग का लफड़ा है ना पुलिस का लफड़ा था। ये भी अभियान लगा था ना, ये 10 दिन में 15 दिन का। नहीं, बोबानी इसलिए थोड़ा पत्थर मंगवा रहे थे, वो भी नहीं आ रहा वहाँ से। बोबानी वाला भी, बोबानी वाला तो बंदी हो गया वैसा, सब पाई बंद हो गया क्या? हाँ, बाकी नायडे में चल रहे क्योंकि सिस्टम से चल रहे ना। और फिर क्या ये बुबाने वाले क्या लेवा करते प्रशासन के साथ।
सब कर देते हैं, प्रशासन मना कर देता है, जैसे हमें मना करा था अभी कि भाई 10 दिन चलना ही नहीं है, तो हमने एक भी चक्कर नहीं उठाया था 10 दिन तक। फिर प्रशासन ने खुद ने कॉल करके बोल दिया भाई चलो। अपनी बंदी कितनी की जाती है? 3 लाख रुपए समथिंग जाती है। माइनिंग और पुलिस दोनों को? हाँ, दोनों को। वेरी गुड। चलो मैं बताता हूँ फिर आपको, है ना? ठीक है। सुना आपने, पुलिस के साथ सेटिंग है, प्रशासन की कोई चिंता नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हमारे यहाँ करप्शन जो है वो संस्थागत हो गया है। हमने मान लिया है कि भ्रष्टाचार कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, यह दीगर बात है। लेकिन अरावली के ख़त्म हो जाने से कितना बड़ा संकट समूचे उत्तर भारत के ऊपर खड़ा होगा, आपको उसका अंदाज़ा नहीं है। थार का रेगिस्तान जो पश्चिम में है, धीरे धीरे पसरता हुआ वो दिल्ली तक आ सकता है। पानी समूचा जो धरती के नीचे का है वो सोख सकता है। यहाँ रेत उड़ने लगेगी, आबादी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, रिहाइश तबाह हो जाएगी, और पूरा का पूरा जो इलाका उत्तर भारत का है जो हरियाली से भरा रहता है वो सहरा हो जाएगा, रेगिस्तान हो जाएगा। यहाँ जो मौसम होता है, मॉनसून आता है, उस मौसम के होने और मॉनसून के आने में अगर कोई बहुत बड़ा रोल निभाता है तो अरावली की पहाड़ियाँ हैं। और इन पहाड़ियों में नदियों के रास्ते हैं, यानी कि इन पहाड़ियों से नदियाँ निकलती हैं, पानी के सोते निकलते हैं। इधर जो कुछ भी पानी है उसमें एक बड़ा कारण अरावली भी है। इधर जो हरियाली है उसका एक कारण अरावली है। इधर प्रदूषण से लड़ने के लिए अगर कोई खड़ा है, अरावली है। और अरावली को अगर इस तरीके से तबाह किया जाएगा, एक साठ-गांठ साजिश के तहत अरावली को तोड़ा जाएगा, तो दरअसल इस समूचे इलाके, उत्तर भारत के इलाके के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। यकीन मानिए इसके नतीजे डरावने होंगे। मगर डर किसको है? किसी को नहीं। अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। और अब आखिर में वो सूचना जो मैं रोज आपको देकर जाता हूं, समुद्री केकड़े का दिल उसके सिर में होता है। मैं दोहराता हूं, समुद्री केकड़े का दिल उसके दिल में होता है। इस केकड़े का सिर और सीना अलग अलग नहीं होते हैं, दोनों जुड़कर एक हिस्सा बनते हैं। इसलिए कहा जाता है समुद्री केकड़े का दिल सिर में होता है। और अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है इसी समय। तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।